साम्य स्थिरांक और वियोजन की मात्रा के बीच में संबंध के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे अपना अंतिम टॉपिक ला सातेली नियम। ला सातेली नियम और इसके अनुप्रयोग। ला सातेली नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ला सातेली नियम के बारे में कि ला सातेली नियम होता क्या है। देखो, कोई भी अभिक्रिया है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था पर होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था पर होती है और उस दौरान हम उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी कारक का परिवर्तन कर दे, जैसे या तो उसका दाब बदल दे या फिर ताप बदल दे या फिर वहां पर अपन आयतन को बदल दे, तो ये जो साम्य है, ठीक है, वो साम्य तो कभी विस्थापित होगा नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया साम्य पर है और साम्य पर आप दाब ताप आयतन आदि चीजों को बदल रहे हो, तो वो जो साम्य है वो अपने आप को इस प्रकार से विस्थापित करता है कि उस दौरान होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इस वाले नियम को हम कहते हैं ला सातेली नियम। यानी ला सातेली नियम का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब वो रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है और उस दौरान आप उस रासायनिक अभिक्रिया में दाब बदल रहे हो, ताप बदल रहे हो या फिर आयतन को बदल रहे हो, तो वो जो साम्य है वो साम्य अपने आप को इस प्रकार विस्थापित करेगा, या तो वो अग्र दिशा में विस्थापित कर लेगा या फिर वो पश्चिम दिशा में विस्थापित कर लेगा, जिससे होने वाला जो परिवर्तन है, जो प्रभाव है, वो क्या हो सके, नष्ट हो सके। इसे हम ला सातेली नियम कहते हैं। और ला सातेली नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो इसका अनुप्रयोग जनरली साम्य पर देखा जाता है कि साम्य कब किस प्रकार प्रभावित होता है। इसके लिए हम एक एक कारक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ताप की। ताप की बात करते हैं कि ताप परिवर्तन पर साम्य किस प्रकार प्रभावित होता है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऊष्माशोषी और एक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। एक तो रासायनिक अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी और एक रासायनिक अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। सबसे पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K बराबर होगा K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड बराबर उत्पाद अपॉन अभिकारक। यही होता है हमेशा, साम्य स्थिरांक में ऊपर उत्पाद आता है और नीचे अभिकारक आता है। इसके लिए भी ऐसा हो जाएगा K बराबर K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड बराबर उत्पाद अपॉन अभिकारक। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। अगर आपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान को बढ़ा दिया, जैसा कि मैंने कल बताया था कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो तापमान को बढ़ाने पर K भी क्या होगा, बढ़ेगा। K भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऊष्माशोषी में क्या होता है कि तापमान बढ़ाओगे तो K भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अगर K बढ़ेगा तो फिर K फॉरवर्ड बढ़ेगा, K फॉरवर्ड बढ़ेगा और K बैकवर्ड क्या होगा, घटेगा। K फॉरवर्ड बढ़ेगा, इसका मतलब उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी और अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। तो किसी भी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप तापमान बढ़ा रहे हो तो तापमान बढ़ाने पर K क्या होगा, बढ़ेगा और K बढ़ेगा तो K फॉरवर्ड बढ़ेगा और K फॉरवर्ड बढ़ेगा तो उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ेगी और अभिकारक की सांद्रता घटेगी। जैसे कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया, इधर R का मतलब हो गया रिएक्टेंट अभिकारक और P का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया में ये अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। अब ऊष्माशोषी में तापमान बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा और K बढ़ेगा तो K फॉरवर्ड बढ़ेगा और उत्पाद बढ़ेगा और अभिकारक घटेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बढ़ रहा है और अभिकारक धीरे धीरे घट रहे हैं, अभिकारक घट रहे हैं और उत्पाद बढ़ रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित हो रही है, अग्र दिशा। किस दिशा में, अग्र दिशा में, क्योंकि यह अभिक्रिया जब आगे की तरफ जाएगी तब ही तो क्या होगा, अभिकारक घटेंगे और उत्पाद बढ़ेंगे।
इसका मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा, अभिकारक घटेगा और अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित हो जाएगी? अग्र दिशा में। कौन सी दिशा में? अग्र दिशा में। दूसरी बात करते हैं उष्माशोषी में। अगर उष्माशोषी में आपने तापमान को घटा दिया, उष्माशोषी में आपने तापमान को घटा दिया, अगर तापमान को घटाओगे तो K भी क्या होगा? घटेगा। अब K घटेगा तो फिर K फॉरवर्ड क्या होगा? घटेगा और K बैकवर्ड बढ़ेगा। और अगर ये घटेगा तो उत्पाद की सांद्रता तो घटेगी और अभिकारक की बढ़ेगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि उत्पाद तो घट रहा है और अभिकारक बढ़ रहा है। ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया इस दिशा में चली गई, उत्पाद से अभिकारक बनने लग गया। इसका मतलब अब अभिक्रिया कौन सी दिशा में चली जाएगी? पश्च दिशा। कौन सी दिशा में? पश्च दिशा में। तो यहाँ उष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान जो है वो अभिक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? एक तो क्वेश्चन यह आ जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया अग्र दिशा में आएगी, कौन सी पश्च दिशा में जाएगी। या बताओ कौन सी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाएंगे तो उत्पाद बढ़ेगा, अभिकारक घटेगा। तो आपको क्या देखना? सबसे पहले ये देखना कि अभिक्रिया कौन सी है, उष्माशोषी है या क्षेपीय है। अगर उष्माशोषी है तो ये जो K है वो तापमान के क्या होगा? समानुपाती। तापमान बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो उत्पाद बढ़ेगा, ये घटेगा, उत्पाद बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी। उष्माशोषी में तापमान घटाओगे तो K भी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि तापमान ये जो K है वो तापमान के क्या होता है? समानुपाती। तो अभिक्रिया चली जाएगी पश्च दिशा में। अब बात करते हैं उष्माक्षेपी की। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो K है वो तापमान के विकर्मानुपाती होता है। यानी अगर आपने तापमान को बढ़ाया तो K क्या होगा? घटेगा। किसमें? उष्माक्षेपी में। अब K घट रहा है तो K फॉरवर्ड घटेगा, K बैकवर्ड बढ़ेगा, ये घटेगा तो उत्पाद घटेगा और अभिकारक बढ़ेंगे। अभिक्रिया R से P, इसका मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा। अब उत्पाद घट रहा, अभिकारक बढ़ रहा, ये घट रहा और ये बढ़ रहा। ऐसा कब होगा? ये कम हो और ये ज्यादा हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उत्पाद से धीरे धीरे अभिकारक बन रहा। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलेगी? पश्च दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्च दिशा में। और अगर आपने उष्माक्षेपी में तापमान को घटा दिया तो फिर K क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि K जो है वो तापमान के क्या? व्युत्क्रमानुपाती। और अगर K बढ़ गया तो फिर K फॉरवर्ड बढ़ गया और K बैकवर्ड घट गया। अगर ये बढ़ गया तो उत्पाद क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएगा और अभिकारक घट जाएगा। अब R से P, अब उत्पाद बढ़ रहा और अभिकारक घट रहा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, इसका मतलब जरूर अभिकारक से क्या बन रहा? उत्पाद बन रहा। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलेगी? अग्र दिशा में। तो इस प्रकार हम जो है वो तापमान को देख करके, तापमान को बढ़ा करके, घटा करके और अभिक्रिया की दिशा के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, कौन सी अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी तापमान को बदलने पर। तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना कि अभिक्रिया पहचान लेनी है, उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है। जिस प्रकार फिर अपने आप ना आंसर आ जाएगा। जैसे इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मैंने एक अभिक्रिया लिख दी, PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। ये एक प्रकार की विघटन की अभिक्रिया। मैंने बताया था विघटन में क्या होता है, जब एक प्रकार के अभिकारक से दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बने, दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पाद बने, तो वो अभिक्रिया होगी विघटन की। और विघटन की अभिक्रिया कैसी होती है? उष्माशोषी। कैसी होती है? उष्माशोषी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस अभिक्रिया में तापमान बढ़ा दिया। अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया उष्माशोषी है, तापमान बढ़ाऊंगा तो K भी क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान को बढ़ाऊंगा तो K क्या होगा? बढ़ेगा। और K बढ़ेगा तो फिर उत्पाद क्या होगा? बढ़ेगा। K बढ़ने पर उत्पाद बढ़ता है और उत्पाद बढ़ेगा और अभिकारक घटेगा। अभिकारक क्या होगा? घटेगा। तो इस वाली अभिक्रिया में, इस वाली अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, इस वाली अभिक्रिया की। ठीक है। देखो इस वाली अभिक्रिया में अगर मैंने तापमान को बढ़ाया तो K बढ़ा। K क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर उष्माशोषी और उष्माशोषी में K तापमान के क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो K बढ़ेगा और K बढ़ेगा तो उत्पाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और अभिकारक घटेगा। उत्पाद ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये दोनों तो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? घट रहा। ये कम हो रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब अभिक्रिया किधर चली गई? अग्र दिशा में। किधर चली गई? अग्र दिशा में। तो आप बता दोगे कि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस वाली अभिक्रिया में अगर मैं तापमान को बढ़ा दूं तो क्या होगा? तो तापमान बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा क्योंकि उष्माशोषी है,
और K बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पाद बढ़ेंगे, यानी इन दोनों की सांद्रताएं तो बढ़ जाएगी और इसकी सांद्रता घट जाएगी। एक प्रकार का क्वेश्चन अपने ये वाला गया था। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों का हमें अपना ध्यान रखना। एक और एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया N2 + 3H2 = 2NH3 और मैं बोल रहा हूं कि इस अभिक्रिया में अमोनिया निर्माण की उपयुक्त स्थिति क्या होगी। अमोनिया निर्माण के लिए, अमोनिया निर्माण के लिए तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव, यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहली बात ये निर्माण की विक्रिया, तो निर्माण की विक्रिया तो विक्रिया हो गई ऊष्माक्षेपी। कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में तापमान बढ़ाओगे तो K क्या होगा, घटेगा। K क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में K तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। तो तापमान बढ़ाओगे तो K घटेगा और K घटेगा तो फिर उत्पाद घटेगा, यानी ये घटेगा और ये बढ़ेंगे। जबकि अपने को अमोनिया का निर्माण चाहिए, इसको तो ज्यादा बनाना है, तो तापमान बढ़ाओगे तो K घटेगा, K घटेगा तो उत्पाद घटेगा, यानी ये तो घटेगा। तो ऐसा नहीं करना अपने को क्या करना, तापमान कम करना। तो ताप कम करोगे तो ऊष्माक्षेपी में फिर K क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। K बढ़ेगा तो उत्पाद बढ़ेगा, यानी ये बढ़ेगा। इसका मतलब अमोनिया निर्माण के लिए तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला दूसरा प्रभाव देख रहे हैं। इसके बाद में तापमान के बाद में दूसरा प्रभाव है दाब का। कौन सा है, दाब का। अगला प्रभाव है दाब का प्रभाव। देखो, दाब का प्रभाव का मतलब क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप दाब को बढ़ा रहे हो, दाब को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो सामने उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिधर बेटा मोलों की संख्या कम है। मोलों की संख्या जिधर कम हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। दाब को बढ़ाने पर सामने उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिधर मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो फिर अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं दाब को घटा दूं, दाब को क्या कर दूं, घटा दूं, तो दाब को घटा दूं कि सामने किधर विस्थापित हो जाएगा, जिधर मोलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। क्या होगी, ज्यादा। समझ आ रही बात। तो आपको ये वाला याद रखना कि दाब बढ़ाने पर किधर जाएगी, जिधर मोलों की संख्या कम, तो घटाने पर किधर चली जाएगी, जिधर मोलों की संख्या ज्यादा। ये प्रभाव होता है दाब का। अगला है आयतन का प्रभाव। आयतन का प्रभाव, आयतन में उल्टा होता है। आयतन का कैसे प्रभाव होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपने आयतन को बढ़ा दिया, तो आयतन को बढ़ाने पर सामने उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिधर मोलों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। क्या होती है, ज्यादा। और फिर अगर आपने आयतन को घटा दिया, तो आयतन को घटाने पर सामने उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिधर मोलों की संख्या क्या होगी, कम। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, दाब को बढ़ाओगे तो उधर जाएगी जिधर मोलों की संख्या कम है, और दाब को घटाओगे तो उधर जाएगी जिधर ज्यादा है। इसका मतलब जो दाब है वो मोलों की संख्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। बढ़ाओगे तो कम की तरफ और घटाओगे तो ज्यादा की तरफ। लेकिन आयतन बढ़ाओगे तो उधर जाएगा सामने जिधर मोलों की संख्या क्या है, ज्यादा, और आयतन को घटाओगे तो उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या क्या है, कम। इसका मतलब आयतन में मोलों की संख्या के क्या है, समानुपाती। आयतन बढ़ाओगे तो उधर जिधर मोलों की संख्या ज्यादा, घटाओगे तो उधर जिधर कम। और दाब में उल्टा होगा, दाब बढ़ाओगे तो उधर जिधर मोलों की संख्या कम, और घटाओगे तो उधर जिधर मोलों की संख्या ज्यादा। इस प्रकार से दाब और आयतन जो है वो सामने को प्रभावित करते हैं। अगला एक और इफेक्ट है और वो है अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस का प्रभाव, है ना। यानी सामने पर आप किसी अभिक्रिया में अक्रिय गैस मिला दो तो क्या होगा। अब देखो, अक्रिय गैस का प्रभाव देखने के लिए अपने पास दो कंडीशन है। एक तो है स्थिर आयतन पर,
अक्रिय गैस मिलाने से, अक्रिय गैस मिलाने पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है अक्रिय गैस में, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर, ठीक है। तो एक तो हो गया अपना स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर। अगर आप स्थिर आयतन को स्थिर रख रहे हो और आयतन को स्थिर रख के किसी रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय गैस मिला रहे हो, क्या कर रहे हो, अक्रिय गैस मिला रहे हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में साम्य क्या रहेगा, अप्रभावित, कभी नहीं बदलेगा, किधर भी नहीं जाएगा, ना ही तो आगे की तरफ जाएगा ना ही पीछे की तरफ। कब, जब आप स्थिर आयतन पर क्या करो, अक्रिय गैस मिलाओ। तो स्थिर आयतन को स्थिर रख करके अक्रिय गैस मिलाने से साम्य कभी भी प्रभावित नहीं होता, वो कैसा रहता है, अप्रभावित। समझ आई बात। लेकिन अगर आप दाब को स्थिर रख रहे हो, क्या कर रहे हो, दाब को स्थिर, और दाब को स्थिर रखने पर अक्रिय गैस मिला रहे हो, तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिधर मोलों की संख्या क्या है, ज्यादा, मोलों की संख्या जिधर क्या होगी, ज्यादा। बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो स्थिर दाब आयतन पर, स्थिर आयतन पर तो कुछ भी अक्रिय गैस मिलाओ साम्य किधर भी विस्थापित नहीं होगा, लेकिन स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिला दोगे तो साम्य किधर चला जाएगा, जिधर मोलों की संख्या क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। इस प्रकार से साम्य जो है वो ताप से प्रभावित होता है, दाब से प्रभावित होता है, आयतन से प्रभावित होता है, पर एक अक्रिय गैस मिलाने से भी ये प्रभावित होता है। अब ये जो है दाब और आयतन, इसका प्रभाव समझने के लिए मैं आपको दो क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एक एग्जांपल है, N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। इस रासायनिक अभिक्रिया में मेरे को अमोनिया का निर्माण चाहिए, समझे बात, अमोनिया का निर्माण करना है, यानी अमोनिया के निर्माण को अपने को बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है। तो फिर दाब और ताप का प्रभाव देखते हैं कि दाब ज्यादा होना चाहिए, दाब और आयतन का, है ना। पहला प्रभाव तो यहाँ पर देखेंगे इस अभिक्रिया में दाब का, और दूसरा मैं देख रहा हूँ आयतन का, इसका आयतन का, कि दाब कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, आयतन कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। मैंने बोला कि यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अमोनिया निर्माण के लिए, अमोनिया निर्माण के लिए, इसका मतलब अमोनिया का निर्माण बढ़ाना है अपने को। तो इस अमोनिया को बढ़ाने के लिए, अमोनिया की मात्रा को बढ़ाने के लिए दाब तो कैसा होना चाहिए और आयतन कैसा होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये उत्पाद है, उत्पाद की तरफ बताओ कितने मोल है, उत्पाद की तरफ अपने पास 2 मोल है, कितने मोल है, 2 मोल। भैया NH3 क्या के 2 है ना, तो उत्पाद की तरफ तो कितने मोल हो गए, 2 मोल, और अभिकारक की तरफ कितने हो गए, 3 और 1 4, यहाँ 4 मोल है। अब चलो देखो, पहला दाब का प्रभाव देख रहे हैं। अगर हम दाब को बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं तो साम्य किधर जाएगा, जिधर मोलों की संख्या कम है। तो दाब बढ़ाओगे तो साम्य उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या कम है। मोलों की संख्या अमोनिया की तरफ भी तो कम है, इधर तो 2 ही है, इधर 4 है, तो साम्य इधर ही तो जाएगा, और साम्य इधर जाएगा तो फिर अमोनिया का निर्माण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अमोनिया का निर्माण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब दाब तो क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि दाब बढ़ाओगे तो साम्य उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या कम है, और मोलों की संख्या किधर कम है, अमोनिया की तरफ कम है, तो साम्य इधर विस्थापित हो जाएगा, और जब इधर विस्थापित हो जाएगा तो फिर अमोनिया का निर्माण धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं आयतन की। अगर मैं आयतन को बढ़ा दूं तो साम्य किधर जाता है, जिधर मोलों की संख्या ज्यादा है, तो इधर 4 मोल है ना, तो आयतन को बढ़ाओगे तो साम्य किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इधर, और जब साम्य इधर विस्थापित हो जाएगा तो इनका निर्माण तो बढ़ जाएगा और इसका घट जाएगा, जबकि अपने को तो अमोनिया को बढ़ाना है। तो अमोनिया को बढ़ाना है तो फिर आयतन को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि आयतन घटाओगे तो साम्य उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या क्या है, कम है, और मोलों की संख्या इधर कम है, तो फिर साम्य इधर विस्थापित हो जाएगा। इसका मतलब अमोनिया निर्माण को बढ़ाने के लिए अपने को दाब तो क्या रखना है, ज्यादा, और आयतन क्या रखना है, कम रखना है। आयतन कैसा रखना है, कम रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है
PCl5 इक्वल्स टू PCl3 प्लस Cl2। यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में भी अपने को दाब का और आयतन का प्रभाव देखना, एक तो दाब का देखना और दूसरा आयतन का। ठीक है, अब की बार मैं आपको बोल रहा हूं कि क्लोरीन के निर्माण, है ना, क्लोरीन के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति बतानी है कि दाब तो कैसा होना चाहिए और आयतन कैसा होना चाहिए, दाब ज्यादा होना चाहिए कम या आयतन ज्यादा होना चाहिए कम। तो दाब का प्रभाव देख रहे हैं सबसे पहले। अब किसके लिए देख रहे हैं, क्लोरीन निर्माण के लिए, यानी अपने को क्लोरीन को बढ़ाना है। तो बताओ इधर की तरफ कितने मोल हो गए, एक और एक 2 मोल, तो इधर की तरफ कितना हो गया 1 मोल। ठीक है, अब मैं दाब को बढ़ा दूं, मैं दाब को बढ़ा दूं, तो दाब बढ़ाओगे तो सामने किधर जाएगा, जिधर मोलों की संख्या कम है, मोलों की तो इधर कम है ना, तो सामने इधर चला जाएगा, और जब इधर चला जाएगा तो ये तो बढ़ेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, जबकि अपने को तो इसको बढ़ाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दाब बढ़ाएंगे तो सामने उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या कम है। अब मोलों की संख्या तो इधर कम है ना, तो सामने इधर चला जाएगा, और जब इधर चला जाएगा तो जिधर जाता है वो वाला तो बढ़ता है और दूसरी साइड वाले घट जाते हैं, तो ये दोनों तो घट जाएंगे और ये बढ़ जाएगा, जबकि अपने को इसको बढ़ाना है, और इसको बढ़ाना है तो फिर दाब को क्या कर दो कम, क्योंकि दाब को आप कम करोगे तो सामने उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या ज्यादा है, तो दाब घटाओगे तो उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या ज्यादा है, यानी इधर ज्यादा है ना, तो इधर आ जाएगा सामने, तो सामने इधर भी स्थापित हो जाएगा, और जब इधर भी स्थापित हो जाएगा तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, और अपने को क्लोरीन ही बढ़ाना है, इसका मतलब दाब क्या होना चाहिए कम। दूसरा आयतन, आयतन बढ़ाओगे तो सामने किधर जाएगा, जिधर मोलों की संख्या ज्यादा है इधर ही आएगा, तो आयतन बढ़ाओगे तो सामने इधर भी स्थापित हो जाएगा, और जब इधर भी स्थापित हो जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा, यानी इस अभिक्रिया के लिए दाब तो क्या होना चाहिए कम और आयतन क्या होना चाहिए ज्यादा। एक अभिक्रिया 2HiH2 प्लस I। ठीक है, इस अभिक्रिया पर दाब और आयतन का प्रभाव देख रहे हैं। पहला तो है दाब का प्रभाव और दूसरा है आयतन का प्रभाव। चलो मैं बोल रहा हूं कि उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन निर्माण के लिए, है ना, हाइड्रोजन निर्माण के लिए, हाइड्रोजन निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति है, यानी क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, ये देखना। बताओ इधर कितने मोल हो गए, 2 मोल हुए कि नहीं, 2, एक इसका, तो इधर भी 2 मोल। तो अगर आप दाब बढ़ाओगे तो सामने किधर जाएगा, जिधर मोलों की संख्या कम है, यहाँ तो दोनों तरफ समान है, तो ना ही तो सामने इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, तो चाहे आप दाब को कितना ही बढ़ा दो सामने इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा। दाब घटा रहे हो तो किधर मोलों की संख्या ज्यादा है, दोनों ही तरफ समान है, तो दाब बढ़ाओगे तो ना सामने इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसका मतलब जब दोनों तरफ मोलों की संख्या समान आ जाए तो फिर वो जो सामने है वो दाब से प्रभावित नहीं होता, वो दाब से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ मोलों की संख्या क्या है, समान। आयतन की बात करें, आयतन बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या ज्यादा है, दोनों तरफ की समान है। आयतन घटाएंगे तो उधर जाएगा जिधर मोलों की संख्या कम है, दोनों ही तरफ समान है। तो जब मोलों की संख्या दोनों तरफ समान हो, यानी डेल्टा Ng क्या आ जाए 0, क्योंकि अभिकारक उत्पाद माइनस अभिकारक होता है ना, तो उत्पाद के गैसीय मोल हो गए 1 और 1 2, तो 2 माइनस अभिकारक के भी कितने हैं 2, तो बराबर 0। तो जब डेल्टा Ng किसी अभिक्रिया के लिए 0 हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो सामने है वो ना ही तो दाब से प्रभावित होता है और ना ही आयतन से प्रभावित होता है। इस प्रकार ये जो लासातिली नियम है इसका अनुप्रयोग जनरली अपने पास सामने पर होता है और ये सामने को इस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, दाब बढ़ाने पर अग्र दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा, आयतन से कैसे प्रभावित होगा, है ना। कोई रासायनिक अभिक्रिया दे देगा और बोल देगा कि इसके निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है, दाब कैसा होना चाहिए, आयतन कैसा होना चाहिए। इस प्रकार के अपने क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपना रासायनिक जो सामने वाला टॉपिक है वो पूरा हो गया, ठीक है।